हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू ऑफलाइन क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही है बच्चे प्रीवियस क्वेश्चंस की, जे एडवांस की। तो हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल किनेटिक्स। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं, अपने कंसेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि जो कंसेप्ट हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो बने रहेगा लास्ट तक वीडियो के, देखते रहिएगा, सीखिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है 2016 में जे एडवांस में आया था, यानी मल्टीपल करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन क्या कहता, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन जी? अरेनियस इक्वेशन। याद होगी, नहीं याद है तो सीख लें अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहता इज आर करेक्ट हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती हैं? मल्टीपल तो हो सकता है, एक भी हो, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, चार भी सही हो सकती हैं। अरेनियस इक्वेशन हमें सबको पता है अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। पहले अरेनियस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अरेनियस इक्वेशन कहती है कि K इज इक्वल्स टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA/RT। असल में अरेनियस इक्वेशन आपको जो रेट कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है उसके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताती है। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे। कहता हाई एक्टिवेशन, ये जो ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे। कहते यूजली इम्प्लाई फास्ट रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। कहता इसके लिए कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आपने यहाँ पे आपको पता होगा आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मान लेते हैं ET, जिसको ET बोला जाता है। मैं सपोज करता हूँ कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER, और यहाँ पे प्रोडक्ट की होगी। ऑब्वियसली है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। रिएक्शन प्रोसेस करती है, आगे बढ़ती है, तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो ET तक जाती है। यहाँ पे जाके आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। सबको पता है यहाँ पे क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर ये ऐसे नीचे आती है यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ पे आके रिएक्शन खत्म। यहाँ पे एक बात समझाता हूँ, आपको पता होगा ये जो आपका गैप है बिटवीन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दी, ये बोल दो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये। ठीक है जी, तो कहा गया ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर मैं कैटलिस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, मान लो ये जो रिएक्शन हुई है ये विदाउट कैटलिस्ट हुई है। अगर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो जाता है तो हमें पता है वो एक नया पाथ प्रोवाइड करता है। जो डॉटेड बना रहा हूँ उसके लिए ऐसा जाएगा पाथ। ठीक है, अब जो एनर्जी हुई इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो हुई EA'। सबको पता है लगता कि EA' कम है ना। तो आपको ये बात क्लियर कट रही होगी कि आपका जो कैटलिस्ट होता है वो एक नया पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, जो कि क्या होता है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी जाती है, तभी रिएक्शन फास्ट होती है। यहाँ से चेक करो, एक बात क्लियर कट है कि EA' क्या है, लोअर है, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर ये ज़्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो। तो मतलब ये गलत है, पहला ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर एक्टिवेशन हायर होगी, हायर EA का मतलब है स्लोअर रिएक्शन, स्लोअर रिएक्शन। और अगर लोअर EA है तो फास्टर रिएक्शन होगी। तो यहाँ से पहली बात क्लियर कट होगी हमारी कि जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। उसने करेक्ट पूछा जी, करेक्ट पूछा उसने। ठीक है, याद रखेंगे कंसेप्ट को। फिर कहता है जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सबको पता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाद में कहता है दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन। कहता है ये इसका कारण है, ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन है हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन। ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी,
आपके मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है। और इवेंचुअली ऐसा हो जाता है कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी एक्सीड कर जाएगी किससे ज़्यादा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे किस में, प्रोडक्ट में। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है। ये हमें यहाँ से भी दिखता है कि रेट कांस्टेंट आपका टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, पर क्यों करेगा, इसके पीछे कारण सिंपल है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, और इवेंचुअली क्या होगा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी और दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कोलिजन्स होंगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉरी बी ऑप्शन सही है। फिर कहता है हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ ये, कहता है जितना ये होगा हायर, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बहुत ही बड़ी मज़ेदार बात है जो उसने पूछी है। देखो कंसेप्ट क्या पूछा है, कहते जितना हायर आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगी, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस, उतना ही स्ट्रांगली जो है टेम्परेचर डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट पे। हमें दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इसको थोड़ा सा ना हम अलग तरीके से सोचते हैं किस इक्वेशन को। मैं बोथ साइड्स क्या लेता हूँ, ln ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखो ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a। ये आपको पता है जब ln ऑफ a इंटू e की पावर माइनस, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ln m इंटू m, दैट इज ln m प्लस ln n हो जाएगा आपका। मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको माइनस, फिर e बाई आर टी आ जाएगा जी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई आर 1/t प्लस ln ऑफ a। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपका ln ऑफ k वर्सेस टेम्परेचर के बीच में क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ग्राफ ड्रॉ करके आपको सबको पता है इसके बारे में। ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ln ऑफ k वर्सेस 1/t, तो क्या दिखाई देगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी। ठीक है, तो स्लोप, अब वो कह रहा है कि आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब जो k की वैल्यू है वो स्ट्रांगली डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, अगर ये बड़ा हुआ, मतलब आपकी स्लोप क्या होगी, और ज़्यादा नेगेटिव होगी। हाँ सोचना, कहता कि ये जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करेगा के किस पे, टेम्परेचर पे। चेक कर लो आप, अब ये ज़्यादा होने का मतलब ये है कि स्लोप इज़ मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है वो ज़्यादा स्टीपर हो जाएगी, ज़्यादा स्टीपर हो जाएगी। देखो ऐसे, अगर ये मान लो किसी एक वैल्यू के लिए है, अगर आपने इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस ई बाई आर स्लोप की, बच्चे आर तो कांस्टेंट होगा, अगर आपने ई की वैल्यू बढ़ाई है तो आपका क्या होगा, ये और स्टीपर हो जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ ज़्यादा स्टीप हो जाएगी आपकी लाइन, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल लाइक दिस। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है ग्राफ्स में। ग्राफ में फ़र्क ये दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर क्या करते हैं, हल्का सा भी इंक्रीज करते हैं, तो जो ln ऑफ k की वैल्यू है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। आप हल्का सा भी टेम्परेचर में क्या किया, आपने चेंज किया, हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो ln ऑफ k की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चेंज होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है इसकी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ ये, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये बात याद रखेंगे, कंसेप्ट सिंपल याद रखेंगे, हायर द ये वैल्यू, ये क्या कहेगा, स्टिपर द लाइन, जो आपकी लाइन बनेगी बच्चे स्टिपर बनेगी और ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करेगा। मतलब इसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरे तरीके से ये लिखा जा सकता है स्टिपर द लाइन, इन्होंने यहाँ पे कहा है स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। मान लो कि कहीं जेईई मेंस में या कहीं और किसी और तरीके से पूछा गया है, तो वो क्या कहेंगे इसके बारे में, कोई गेस कर सकता है कि कहा स्ट्रॉन्गर उतनी ही स्ट्रांगली डिपेंड करेगा आपका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब है सेंसिटिविटी, वो सेंसिटिविटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा ही सेंसिटिव है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
लिख लीजिएगा इसको, स्ट्रिप द लाइन, मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, मोर टेम्परेचर सेंसिटिव होगा। याद रखेंगे इस बारे में बच्चे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। चलो जी, सी भी सही हो गया। कहता रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन अदर पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट। अगर आप बाकी के जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन से हैं, बाकी पैरामीटर्स आर हैं, टेम्परेचर है ना, इनको अगर आप कांस्टेंट कर दें तो कहता रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा अगर ये इंक्रीज होगा। चेक कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ जी, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई बाई आर टी। मतलब क्या हुआ, Y इक्वल्स टू M, लेट्स से M इज सम कांस्टेंट, A इज सम कांस्टेंट, इसको A लिख लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स, ऐसे कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स। मैं इसको पूरे को x मान लेता हूँ, इसको नीचे आर टी लिख दो। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने x मान लिया ये को। अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, आपको याद होगा कि ये y है, ये x एक्सिस है। जो ग्राफ होता है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का, वो कैसा होता है, मतलब अगर x इंक्रीज करेगा तो जो e की पावर है, आपको e इज समथिंग कांस्टेंट होता है, याद रखेंगे 2.3 समथिंग होता है। अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करेगी तो पहले -1 आएगी, फिर 2.3 -2 दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। जैसे आपका x इंक्रीज करेगा, आपकी जो ये y की वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो क्या सही बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो k है वो डिक्रीज करेगा अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। क्या सही है ये, बिल्कुल सही है जी। आपके सामने ग्राफ है, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, क्वेश्चंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चे, काम आएंगी चीज़ें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगेन 2018 में है, जेईई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट है। कहता फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्टिंग टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, सब गैसेस फॉर्म में है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कहता कांस्टेंट, ये हमारी इक्वेशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है जी। द टोटल प्रेशर एट अ बिगिनिंग, ओके, बिगिनिंग का मतलब जब स्टार्ट लेट टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ओके, बिगिनिंग पे जो टोटल प्रेशर है कहता, और जब टाइम टी हुआ वो है पी नोट एंड पी नोट रिस्पेक्टिवली। इसको लिख लेते हैं पहले, क्योंकि एकदम से इतना नहीं, मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अप्रोच क्या उसको लिख लेना है। अगर आपकी लैंग्वेज ज़्यादा खिंच रही है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो हमारी अप्रोच है वो कभी नहीं भूलनी मेरे बच्चे, आसान हो जाती हैं चीज़ें। अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है कि इसको पहले लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी, ए गैस कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस बी गैस प्लस सी गैस में, ठीक है जी, इक्वेशन की फॉर्म है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर हमें यूज पड़ेगी इसकी। टोटल प्रेशर बिगिनिंग का मतलब जब टी इक्वल टू 0 है। टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, जब बिगिनिंग है तो सिर्फ रिएक्टेंट ही पड़े होंगे, ये बात याद रखेगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है बच्चे, तो प्रोडक्ट थोड़ा बन जाते हैं, तो पहले रिएक्टेंट होता है जब स्टार्ट होने से पहले, तो मतलब बिगिनिंग। तो टोटल प्रेशर कितने कहता है, पी नोट। किसका होगा, ये जो रिएक्टेंट है मतलब इसका होगा पी नोट प्रेशर, इनका 0 होगा उस टाइम पे। क्लैरिटी रखें इस कंसेप्ट की। फिर कहता है जब टाइम टी हुआ तो कितना हो गया टोटल प्रेशर, पी टी। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मान लेते हैं टाइम हो गया टी। अब टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर मतलब आपके प्रोडक्ट भी बने होंगे, जो प्रोडक्ट हैं और जो रिएक्टेंट हैं उनका टोटल प्रेशर मिलाकर कितना बन रहा है, पी टी बन रहा है। अब देखो ये बात क्लियर कट है कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ए का जो भी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी या प्रेशर डिक्रीज करेगा। मैं मान लेता हूँ एक्स से डिक्रीज कर गया, किस वैल्यू से डिक्रीज कर, एक्स वैल्यू से डिक्रीज कर गया, ठीक है जी, कर गया। अब इसको ये बनेंगे भी ऑब्वियसली है, कितना बनेगा चेक करिए यार ना। यहाँ पे बनाने के लिए आपको
पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स को चेक करना पड़ेगा। ये कहता है, रिएक्शन कहती है कि अगर ए का 1 मोल आप खर्च करेंगे तो बी के 2 मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर अगर आप 1 मोल खर्च करेंगे तो बी के 2 मोल बनेंगे। तो मतलब अब आपने कितना खर्च किया, ए का x खर्च कर दिया तो उसका कितना बनेगा 2x, और यहाँ पे 1 मोल के लिए 1 मोल बन रहा है तो ओवरसी इसका अगर x खत्म हुआ है तो उसका x बनेगा। अब प्रेशर, क्योंकि याद रखें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यू कैन से मोलैरिटी, क्योंकि उसे बोला है कांस्टेंट वॉल्यूम है टेम्परेचर, PV इक्वल टू nRT, सबको पता होगा PV इक्वल टू nRT। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेशर है बच्चे वो N/V RT, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N/V, दैट इज मोलैरिटी। ध्यान रखेंगे इस बात को, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कौन, प्रेशर। चलो जी आगे चलते हैं। अब PT क्या है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना बना, P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो एक कैंसिल आउट हो गया जी। तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास, x की वैल्यू देख लो कितनी आती है, PT माइनस P0 डिवाइड बाई 2, ये हमारा x आ गया जी। क्लियर कट है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, देखो इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, वो वैसे बोल भी गया लास्ट में कि इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, वो दिख ही रहा था, बिगिनिंग का मतलब ही होता है विद कंसंट्रेशन ए नोट। ओके, उसने ए नोट कंसंट्रेशन कही है। अब देखो ए नोट कंसंट्रेशन है और इनिशियल प्रेशर पी नोट है, तो एक बात क्लियर कट रखना कि पी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए नोट, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ये आपके सामने है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड T1/3 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये तो वही वाली बात होगी हाफ पीरियड वाली, कि मतलब जब एट T इक्वल टू T 1/3 होगा तो जो प्रेशर होगा ए का, दैट इज PA, वो क्या होगा, जो उसका इनिशियल है उसका 1/3, मतलब P0 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। समझ आ गई जी, ठीक है। तो अगला करेक्ट ऑप्शन क्या है कहता है, अब मैं ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखूंगा क्यों ग्राफ है। देखो ग्राफ किस किस के, आपको सिर्फ ग्राफ ये चेक करना है किस किस के बीच में बने। कहता है ln ऑफ 3 P0 माइनस PT डिवाइड बाई टाइम के बीच में बने। ओके, मतलब हमें जो फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन है वो यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है। सेकंड जो बी में कहा गया बच्चे, ये T1/3 था, सॉरी यहाँ पे T1/3 है जी, T1/3 आपका y एक्सिस पे है, ठीक है। इसके बारे में भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ln P0 माइनस PT वर्सेस टाइम, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर करेक्ट होगा, है ना। फिर रेट कांस्टेंट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन है। चलो ये चेक करते हैं, हमें इनके बीच में इक्वेशंस पता करनी पड़ेंगी और कुछ नहीं है, क्योंकि तभी ग्राफ हो सकता है। अब यहाँ पे पकड़ते हैं, जो मुझे ऑप्शन सबसे पहले चेक करना है बच्चे वो मुझे दिख रहा है, मैं ए और सी के लिए जाऊँगा। ये सी ऑप्शन है, क्योंकि इनमें मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहती है KT इज इक्वल्स टू ln ऑफ A0 by A, where A0 is the initial concentration and A is the concentration at time t। तो हमें पता है कि जो concentration है वो directly proportional to pressure होती है, तो this can also be written as KT is equals to ln of P0 by P, where P is the concentration at time t and P0 is the initial, sorry P pressure होगा बच्चे, P0 is the initial pressure and P is the pressure at time t। Done। चलो आगे चलते हैं। अब कंडीशन पकड़ लेते हैं पहली यही वाली, जब टाइम t था जी, ठीक है, तो KT इज इक्वल्स टू ln ऑफ P0 इनिशियल, और P का मतलब ये है, मैंने कहा जो प्रेशर P है वो कहाँ है, टाइम t पे है, तो हमें पता टाइम t पे प्रेशर क्या है A का, P0 माइनस एक्स, तो क्या होगा जी P0 माइनस एक्स। ये देखो x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मिलेगा KT इज इक्वल्स टू ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस एक्स की वैल्यू है, इट इज़ ये माइनस PT होगा बच्चे, माइनस PT, ये नेगेटिव लग रहा है जी यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस P0 डिवाइड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। इसको एक बार और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करो, क्या मिलता है ln ऑफ P0,
ये ट्वाइस पी नॉट और ये पी नॉट कितना हो गया 3 पी नॉट, 3 पी नॉट माइनस पी टी आ गया, ट्वाइस ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2 पी नॉट माइनस एल एन ऑफ 3 पी नॉट माइनस पी टी। मैंने फॉर्मूला लगा दिया एल एन एम बाई एन इक्वल टू एल एन एम माइनस एल एन ऑफ एन। समझ आ गई जी, वही फॉर्मूला है। अब पी नॉट तो इनिशियल प्रेशर है, तो कांस्टेंट होगा ना, एक वो तो कांस्टेंट हो गया। जब हमने पहले ही पता कर लिया कि इतना प्रेशर है जी इनिशियल, वो फिक्स हो गया, तो मतलब पी नॉट क्या होगा जी कांस्टेंट, तो मतलब एल एन ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ पी नॉट भी कांस्टेंट रहा होगा। ग्राफ पूछा गया इनके बीच में, टाइम ये है, ये एल एन है आपका, ये वाई से इसको इधर लिया जरा, एल एन ऑफ 3 पी नॉट माइनस पी टी इज इक्वल्स टू, इसको नेगेटिव में माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ट्वाइस पी नॉट। जरा देखो ये इक्वेशन बनी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें सिर्फ ये चेक करना था, देखो सही है, एल एन ऑफ 3 पी नॉट माइनस पी टी में बन रही है और टाइम है यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे, स्लोप कैसी है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप के लिए ही है, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो जी आगे चलते हैं। ऑब्वियसली ये सी गलत होगा जी, पहले बोल रहा हूँ क्योंकि हमें मिला यहीं से है। टी 1/3 में बात करते हैं। चलो हमें पता है कि उससे कुछ हमें गिवन भी है, टी 1/3 का मतलब क्या है, उसको यूज़ कर लेते हैं। चलो उसका यूज़ करते हैं। इक्वेशन वही सेम है जी, ये वाली इक्वेशन है, के टी याद रखना टी 1/3 और ए नोट में है आपकी बार, तो ए नोट का मतलब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन रखूँगा, ये लो जी, के टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए नोट बाई ए, वेयर ए इज़ द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर प्रेशर पी नोट माइनस एक्स था उस टाइम पे, तो कंसंट्रेशन कितनी रही होगी टाइम टी पे, ए नोट माइनस एक्स रही होगी। सही बात है कि नहीं है? मुझे या इससे आप क्या एग्री करते हैं कि अगर पी नोट माइनस एक्स आपका प्रेशर रहा होगा एट टाइम टी पे, तो कंसंट्रेशन क्या ए नोट माइनस एक्स रही होगी? क्योंकि अगर ऐसा है तभी हम आंसर कर पाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, उसने टी 1/3 वर्सेस ए नोट, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये हाँ जी बिल्कुल सही है, टी 1/3 वर्सेस ए नोट में ही है आपका। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। अगर आप देखो प्रेशर में भी चेक कर ले इसको चाहे एक बार, हमें पता है कि जो आपका पी नोट माइनस एक्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट माइनस एक्स, होना ही चाहिए। मैं अगर इसको पी नोट में भी लिखूँ, पी नोट डिवाइड बाई पी लिखूँ, जो हमने पहले लिखा हुआ है, हमें पता है कि जो ये पी है, सो जब टाइम कितना होगा जी, हमने टाइम तो पुट ही नहीं किया, टी 1/3, हाँ जी, तो के इक्वल्स टू टी 1/3, आपका जो पी होगा उसने खुद बताया कि पी नोट कितना हो जाएगा, पी नोट बाई 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो कितना आ गया, एल एन ऑफ 3, सिंपल है। तो आपका जो टी 1/3 है उसकी वैल्यू आ रही है एल एन ऑफ 3 डिवाइड बाई के, तो टी 1/3 कभी डिपेंड करेगा ही नहीं। जो टी 1/3 है वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बी भी गलत हो गया। ठीक है जी, सिंपल दिखाई दे रहा है कि आपका जो टी 1/3 ऐसे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जब वो पी नोट पे नहीं डिपेंड कर रहा तो कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं यहाँ पे, है ना। वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर थी, लेकिन जे एडवांस में एक बात याद रखना, कभी जो आपकी प्रीवियस जैसे होते हैं कि हमें पता है कि हम वैसे भी जानते हैं, हमने सबने पढ़ा हुआ है कि जो हाफ लाइफ होती है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती, 0.693 डिवाइड बाई के आंसर आता है, हमें पता है। लेकिन जे एडवांस में याद रखना बच्चे, आपको निकाल कर देखना एक बार, कहीं गलती ना हो जाए। क्वेश्चन बड़े अच्छे से सेट किए होते हैं जे एडवांस के। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। रेट कांस्टेंट वर्सेस ए नोट। रेट कांस्टेंट वर्सेस ए नोट ये कहता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो ए नोट पे, देखो हमें क्या दिख रहा है, ग्राफ एक इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा ए नोट पे, इसका कहने का मतलब ये है। तो क्या आपको लगता है कि आप कहीं से ऐसा कर सकते हैं,
रेट कांस्टेंट वर्सेस ए नोट मैं कैसे करूं, बताओ ज़रा, सोचो इसके बारे में कि अब क्या कंसेप्ट लगेगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। मैंने T1/3 ये सब कुछ पता कर लिया ना, सिर्फ ए सही आया है, बी गलत है, हमें पता चल गया कि वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, आप ग्राफ बनाए जा रहे हैं जी, वो भी स्लोप नेगेटिव देके। फिर सी तो यहीं से ख़त्म हो गया था हमारा। बात है डी की, रेट कांस्टेंट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे करोगे, है कहीं पे ये रेट कांस्टेंट कौन सा है, के है, बताओ ज़रा। रेट कांस्टेंट के होगा, क्या के की डिपेंडेंस है ए नोट पे, कुछ और डाटा गिवन था क्या, कुछ देख लो ज़रा, कुछ और तो गिवन नहीं था क्या जिसको हमने यूज़ करना है, क्या के डिपेंड करेगा आपका ए नोट पे, जल्दी बताओ, सोच लो एक बार। भाई दिख ही रहा है के का ये है, तो के कहाँ से डिपेंड कर जाएगा, हमें दिख ही रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि के आपका डिपेंड नहीं कर रहा किस पे, ए नोट पे। और ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ भी तो यही बता रहा है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही है, ए नोट को जैसे मर्जी चेंज करो, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये बिल्कुल सही है इसका मतलब, क्योंकि आपका जो रेट है आपका T1/3 एंड के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है जी। जब वो पी नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ए नॉट पे क्यों कर देगा, क्योंकि पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा बच्चे, ये बात याद रखेंगे आप। तो बढ़िया है, आपके ऑप्शन सही हो गए होंगे मेरे ख्याल से, समझ आया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिले हैं आपको, याद रखिएगा कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में खासकर कैसे अप्लाई किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड पता होना चाहिए बच्चे, आप आधा अधूरे रट्टे मार के नहीं करते जी एडवांस, ये बात याद रखेंगे। आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं, देखो लगाने को मैं सीधा लगा देता यहाँ पे कि जैसे कि T1/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिवन थी फर्स्ट ऑर्डर, पर ये आपको निकाल कर देखना है कि हाँ ये बात सही भी है, वो T1/3 है, ये उसके हमने जो पढ़ा है वो T1/2 होता है, ठीक है। पर लेकिन वो बाई चांस है कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि वो डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको एक बार।